नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं अमृता चौरसिया। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले नजर हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लागू, विधानसभा निलंबित। फैसले के खिलाफ कोर्ट जाएगी कांग्रेस, 9 बागी कांग्रेस विधायक अयोग्य करार। बैंकों के डूबते कर्ज पर सख्त केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री ने कहा किसी भी बैंक डिफॉल्टर को बख्शा नहीं जाएगा। बैंकों से लूटी गई रकम की पाई पाई होगी वसूली। पार्क में बम धमाके से दहला लाहौर, 69 की मौत, 300 से ज्यादा जख्मी। मरने वालों में ज्यादातर ईसाई, तहरीके तालिबान ने ली जिम्मेदारी। सीरिया में आईएस को बड़ा झटका, पलमायरा पर सीरियाई सेना का पूरी तरह से कब्जा। राष्ट्रपति असद ने किया ऐलान, यूएन का शहर की सांस्कृतिक विरासत को फिर से सहेजने पर जोर। और कोहली की विराट पारी से टी20 विश्व कप के सेमीफाइनल में भारत, मोहाली मैच में ऑस्ट्रेलिया को 6 विकेट से हराया। सेमीफाइनल में वेस्टइंडीज से होगा मुकाबला। खबरें विस्तार से। उत्तराखंड में रविवार को घटनाएं तेजी से घटी। सबका ध्यान आज विधानसभा में होने वाले शक्ति परीक्षण पर टिका था, मगर उससे पहले ही केंद्र ने वहां राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया। वित्त मंत्री अरुण जेटली कह रहे हैं कि राज्य में 18 मार्च के बाद से लेकर अब तक जो सरकार चली वो पूरी तरह से असंवैधानिक थी और धारा 356 के इस्तेमाल का इससे बेहतरीन उदाहरण नहीं हो सकता। तो उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने वित्त मंत्री के तर्क को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया है। आज हरीश रावत को सदन में अपनी सरकार का बहुमत साबित करना था, लेकिन इस परीक्षा को पास करने से पहले ही राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने इस फैसले को मंजूरी दे दी। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने राष्ट्रपति शासन को जायज ठहराते हुए कहा कि उत्तराखंड में पिछले 10 दिनों से संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन हो रहा था। संविधान की धारणा यह है कि शासन बहुमत से चलता है, कानून बहुमत से बनता है, बजट बहुमत से पास होता है। बहुमत को अल्पमत कर देना और अल्पमत को बहुमत कह देना और फेल्ड बिल को पारित मान लेना, ये आजाद हिंदुस्तान में संविधान के दौरान पहला इंसिडेंट है। सिर्फ इतना ही नहीं, अरुण जेटली के मुताबिक अब उत्तराखंड के सामने वित्तीय संकट भी खड़ा हो गया है, क्योंकि नए वित्त वर्ष के लिए राज्य की जरूरतों को पूरा करने का रास्ता भी हरीश रावत सरकार तैयार नहीं कर पाई। धारा 356 के बाद धारा 357 के अधीन केंद्र को अगले 3 दिन में विशेष प्रावधान करने पड़ेंगे राष्ट्रपति जी के माध्यम से कि 1 अप्रैल से उत्तराखंड का खर्चा चल सके। विफल बिल के बाद और अभी तक राज्यपाल जी की उसको स्वीकृति नहीं मिली, क्योंकि उनके पास वो भेज ही नहीं पाए, क्योंकि विफल बिल था। ये दूसरा राजनीतिक संकट है। वहीं कांग्रेस नेता हरीश रावत ने वित्त मंत्री के तर्क को दरकिनार करते हुए कहा कि उत्तराखंड विधानसभा स्पीकर गोविंद सिंह कुंजवाल ने इस मसले पर अपनी मुहर लगा दी थी। अरुण जेटली एक विज्ञ व्यक्ति हैं। वो जानते हैं कि लोकसभा और विधानसभा में जो स्पीकर का निर्णय होता है वो अंतिम होता है, विधानसभा की प्रक्रिया नियमावली आदि के तहत जो है। तो इसलिए ये तीसरा कलंक अपने ऊपर अरुण जेटली जी ले रहे हैं, जबकि इज ए वेरी लर्नेड पर्सन। कांग्रेस ने इस फैसले को असंवैधानिक बताया है और वो राष्ट्रपति शासन को कोर्ट में चुनौती देने की बात कह रही है। गौरतलब है कि शनिवार रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की आपात बैठक में भी उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लागू करने की सिफारिश की गई थी। इस बैठक के लिए प्रधानमंत्री अपने असम दौरे को बीच में छोड़कर दिल्ली आए थे। राष्ट्रपति शासन के साथ उत्तराखंड की विधानसभा को भी निलंबित कर दिया गया है, लेकिन इसे भंग नहीं किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और इस बीच कांग्रेस ने यह कहा है कि वो उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने को अदालत में चुनौती देगी। जेडीयू, आम आदमी पार्टी और वाम दलों ने भी इस कदम की तीखी आलोचना करते हुए इसे लोकतंत्र पर हमला करार दिया है। और इसी बीच सीआरपीएफ के पूर्व डीजी प्रकाश मिश्रा और पूर्व केंद्रीय संस्कृति सचिव
रविंद्र सिंह को उत्तराखंड के राज्यपाल का सलाहकार नियुक्त कर दिया गया है। उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन के फैसले को कांग्रेस ने लोकतंत्र की हत्या करार दिया। राहुल गांधी ने इस मामले पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए ट्विटर पर लिखा कि सत्ता के प्यार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनादेश को रद्द नहीं कर सकते। उन्होंने आगे लिखा कि जनादेश के लिए कांग्रेस चुनाव के लिए तैयार है और प्रधानमंत्री जनता के अधिकार का हनन नहीं करें। अब उन्हें समझ में आ गया है कि वो कभी सत्ता पर वोट लेकर हासिल नहीं हो सकते, इसलिए सत्ता कब्जाना और चुनी हुई सरकारों का तख्ता पलटना अब ये मोदी जी की नई पर्यायवाची और भाषा और रास्ता बन गया है। कांग्रेस ने राष्ट्रपति शासन को असंवैधानिक बताते हुए इसे कोर्ट में चुनौती देने की बात कही। ये समझते हैं कि भय के साथ ये देश चला पाएंगे। कोर्ट में चैलेंज करेंगे, बिल्कुल करेंगे, जल्द से जल्द करेंगे। डिस्क्वालीफाई किया है स्पीकर ने 9 लोगों को। बीजेपी ये कह रही है कि राष्ट्रपति शासन लग गया, अब उनको अधिकार। अभी बीजेपी तो बहुत कुछ कहती है, उनको बोलो कोर्ट जाएं जरा, हम उनको जवाब कोर्ट में देंगे। कांग्रेस के अलावा दूसरे विपक्षी दलों ने भी केंद्र सरकार के इस कदम की आलोचना की है। आम आदमी पार्टी, जेडीयू और वाम दलों ने इसे लोकतांत्रिक मर्यादाओं का अपमान बताया है। उत्तराखंड में लगाए गए राष्ट्रपति शासन की हम निंदा करते हैं। ये मेजॉरिटी का अपमान है, ये सारी लोकतांत्रिक मर्यादाओं का चीरहरण है। This is very unfortunate. This is very detrimental for any democratic process. The imposition of 356 is against the principles of democracy. संविधान के जानकार कह रहे हैं कि सब कुछ इस बात पर निर्भर करेगा कि क्या 18 मार्च को हरीश रावत सरकार के पास सदन में बहुमत था या नहीं। सवाल ये है कि 18 तारीख को क्या बहुमत था उनके पास। 18 तारीख को जब विनियोग विधेयक पर चर्चा हुई तो क्या विभाजन मांगा किसी ने? अगर मांगा और स्पीकर ने नहीं दिया तो वो गलत हुआ। अगर विभाजन मांगा और स्पीकर ने इसलिए नहीं दिया कि बहुमत सरकार के साथ नहीं था, तो उसी दिन बहुमत वो खो चुके थे। उधर उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष ने दल बदल के आरोप में 9 बागी विधायकों की सदस्यता रद्द कर दी है। ऐसे में बागी विधायक भी इस मुद्दे पर अदालत का रुख कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। असम और बंगाल में विधानसभा चुनाव में बीजेपी को बढ़त दिलाने के लिए रविवार को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रचार किया। इस दौरान उन्होंने दोनों ही राज्य सरकारों को विकास के मुद्दे पर घेरने की कोशिश की। असम में एक रैली में प्रधानमंत्री ने विजय माल्या के देश छोड़े जाने के मुद्दे पर भी बात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को भी अपना चुनाव प्रचार अभियान जारी रखा। इस दौरान उन्होंने असम और पश्चिम बंगाल में चुनावी सभाओं को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने सबसे पहले असम के रंगपाड़ा में रैली की, जहां उन्होंने विजय माल्या का नाम लिए बिना किसी भी बैंक डिफॉल्टर को नहीं छोड़ने की बात कही और कांग्रेस पर जनता का पैसा हजम करने वाले लोगों की मदद करने का आरोप लगाया। कांग्रेस पार्टी तो बैंकों को अमीरों के लिए खोल दिया, अमीरों के लिए, और कैसे कैसे अमीरों ने बैंकों के पैसे दबाए हैं। अभी मैंने जरा स्क्रू टाइट किए हैं तो उनका पसीना छूट रहा है। जेल के सलाखे दिख रहे हैं, भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, कोई बचने वाले नहीं है, मैं बता देता हूं भाइयों। रंगपाड़ा के बाद नरेंद्र मोदी ने असम के ही पंचग्राम में भी जनसभा की, जहां उन्होंने लोगों की समस्याओं के लिए कांग्रेस पार्टी को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि राज्य में बेरोजगारी, निरक्षरता और खस्ता हाल सड़कों की दिक्कतों को दूर करना उनकी सरकार का अहम एजेंडा है। इसके बाद प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल के खड़गपुर पहुंचे। बंगाल में चुनाव प्रचार के लिए ये उनकी पहली रैली थी। इस दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस और वाम दल ने गठबंधन करके बंगाल की जनता की बुद्धि को चुनौती दी है। प्रधानमंत्री ने विकास के मामले में ममता बनर्जी की सरकार को पूरी तरह नाकाम बताया। हालात को मैं याद करता हूं तो मुझे लगता है कि जो 34 साल वालों ने 34 साल में जो बर्बाद किया, इन्होंने 5 साल में तबाह करके रख दिया। भाषण के बीच में अजान की आवाज सुनकर प्रधानमंत्री ने कुछ समय के लिए अपने संबोधन को रोक दिया। नरेंद्र मोदी ने जनता को अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए बीजेपी को वोट देने की अपील की। शनिवार को भी नरेंद्र मोदी ने असम में 5 चुनावी सभाओं को संबोधित किया था।
ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। भारत 2017 में फीफा अंडर 17 विश्व कप की मेजबानी करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को रेडियो पर मन की बात कार्यक्रम के दौरान इसका ऐलान किया। प्रधानमंत्री ने जल संचय समेत कई दूसरे अहम विषयों पर भी अपने विचार आमजनों से साझा किए। बहुत कम लोग हैं जो विदेश जाते हैं, लेकिन ज्यादा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को मन की बात रेडियो कार्यक्रम के जरिए लोगों से विचार साझा किए। इस बार प्रधानमंत्री का खेलों पर खासा जोर रहा। प्रधानमंत्री ने कहा कि समय है खेलों में एक नई क्रांति के दौर का। उन्होंने खेलों में हाल के प्रदर्शनों के गिरते स्तर पर चिंता भी जताई। फीफा अंडर 17 विश्व कप एक ऐसा अवसर है, इस एक साल के भीतर भीतर हम चारों तरफ नौजवानों के अंदर फुटबॉल के लिए एक नया जोम भर दे, नया जुस्सा भर दे। इस मेजबानी का एक फायदा तो है ही है कि हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होगा, खेल के लिए जो आवश्यक सुविधाएं हैं उस पर ध्यान जाएगा। मुझे तो इसका आनंद तब मिलेगा जब हम हर नौजवान को फुटबॉल के साथ जोड़ेंगे। प्रधानमंत्री ने जल संचय पर जोर देते हुए लोगों को इस अभियान से जुड़ने का आह्वान किया। इस बार आपने देखा होगा 5 लाख तालाब, खेत तालाब बनाने का बीड़ा उठाया है। मनरेगा से भी जल संचय के लिए एसेट्स क्रिएट करने की तरफ बल दिया है। गांव-गांव पानी बचाओ, आने वाली बारिश में बूंद बूंद पानी कैसे बचाएं, गांव का पानी गांव में रहे, ये अभियान कैसे चलाएं। आप योजना बनाइए, सरकार की योजनाओं से जुड़िए, ताकि एक ऐसा जन आंदोलन खड़ा करें जिसके पानी का महात्मा भी समझे और पानी संचय के लिए हर कोई जुड़े। प्रधानमंत्री ने किसानों से आधुनिक तकनीक से जुड़ने की बात कही। उन्होंने कहा कि किसान सुविधा ऐप के माध्यम से कृषि संबंधी, मौसम संबंधी जानकारियां आसानी से हासिल हो सकेंगी। बहुत सारी जानकारियां अपनी हथेली में ही मिल जाएगी। इसके अलावा भी प्रधानमंत्री ने कई और मुद्दों पर अपने विचार जनता से साझा किए। ये मन की बात का 18वां प्रसारण रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और कोयला घोटाला मामले में विशेष अदालत आज पहला फैसला सुना सकती है। ये मामला झारखंड में एक कोयला ब्लॉक आवंटन से जुड़ा है और अभियुक्तों में झारखंड इस्पात प्राइवेट लिमिटेड के 2 निदेशक भी शामिल हैं। अदालत ने इन पर आपराधिक साजिश और धोखाधड़ी के आरोप में मुकदमा चलाया है। इन पर गलत और फर्जी दस्तावेज के आधार पर कोयला ब्लॉक हासिल करने का आरोप है। सभी अभियुक्तों ने अपने ऊपर लगाए गए आरोपों से इनकार किया है। सीबीआई के विशेष न्यायाधीश भरत पराशर ने पिछली 21 मार्च को फैसला सुनाने के लिए 28 मार्च की तारीख तय की थी। कोयला ब्लॉक आवंटन घोटाला मामले में ये पहला प्रकरण है जिसमें विशेष अदालत फैसला सुनाने जा रही है। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। किताब। इस कार्यक्रम के हर एपिसोड में हम किसी महत्वपूर्ण किताब के बारे में उसके लेखक, संपादक या उस विषय के जानकार के साथ बातचीत करेंगे। India is a very verbal society. We like speaking. भगत सिंह का संदेश 19 अक्टूबर 1929 का लाहौर जेल से पढ़ा गया। उसमें साफ साफ कहा कि देखो युवकों, हम लोग बम और पिस्तौल के लिए नहीं क्रांति के लिए लड़ रहे, जन संगठनों के जन चेतना के जरिए हमें वो करना है। पश्चिमी समाज में जो सिद्धांतीकरण हुआ राज्य का, उसमें जैसे हॉब्स, लॉक, रूसो जैसे लोगों ने किया, उन लोगों ने मनुष्य के बारे में जो अवधारणाएं बनाई, फुकुयामा उसका खंडन कर रहा है। कलम की आंखों ने परखा इतिहास। मिसेस गांधी हैंडलिंग जो थी वॉर की, वो मास्टरली थी। वाजपेयी जी जब झगड़ा हो रहा था तो मुझसे कहते हैं जाते वक्त, इससे अच्छा तो ये है इंदिरा जी वापस आ जाए। कागज पर उतर आई हर बात। मैंने कहा मोरारजी भाई मुबारक हो, ये काम तो बहुत होगा। हाँ, कम होता अगर तुम उस वक्त मुझे प्राइम मिनिस्टर बनने देते। देखा देश को बनते हुए, कामयाबी की मंजिलें तय करते हुए, कलम के सफर का नया अंदाज।
श्रेष्ठ संपादकों से संवाद। पत्रकार को राजनीति नहीं करना चाहिए। कलम गवाह है। देखिए सिर्फ राज्यसभा टेलीविजन पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। पठानकोट वायुसेना अड्डे पर हमले की जांच के सिलसिले में पाकिस्तान के 5 सदस्यों का जांच दल कल दिल्ली पहुंचा। इस दल में सैन्य खुफिया विभाग और नागरिक प्रशासन के अधिकारी शामिल हैं। पाकिस्तानी दल आज पहले NIA मुख्यालय जाएगा और उसके बाद पठानकोट के लिए रवाना हो जाएगा। सूत्रों के मुताबिक भारत ने पाकिस्तानी जांच दल को सभी गवाहों से पूछताछ की इजाजत दी है, लेकिन उन्हें NSG और BSF के जवानों से मिलने की अनुमति नहीं होगी। ये पहला मौका है जब किसी आतंकी हमले की छानबीन के लिए पाकिस्तान से खुफिया और पुलिस अधिकारियों का दल भारत आया है। इस साल जनवरी में पठानकोट आतंकी हमले के बाद भारत आतंकियों के खिलाफ पाकिस्तान से कठोर कार्रवाई की मांग कर रहा है और इस घटना में 7 सुरक्षाकर्मी शहीद हुए थे। हमले में शामिल सभी आतंकी मारे गए थे। गोवा में आज से डिफेंस एक्सपो शुरू हो रहा है। ये एक्सपो 31 मार्च तक जारी रहेगा। पहली बार गोवा में होने जा रही इस प्रदर्शनी का उद्घाटन रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर करेंगे। 2 साल में एक बार होने वाली ये प्रदर्शनी 9वीं बार होने जा रही है। डिफेंस एक्सपो इंडिया 2016 के दौरान भारत की रक्षा खरीद नीति को ऑनलाइन किया जाएगा। इसे रक्षा मंत्रालय की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा। एक्सपो में कुल 46 देशों के करीब 1000 कंपनियां हिस्सा ले रही हैं। इनमें 490 विदेशी और 510 देशी कंपनियां हैं। भाग लेने वाली विदेशी कंपनियां अमेरिका, इजराइल, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, इटली और जापान जैसे बड़े देशों से हैं। कंपनियां अपने हथियार का यहां लाइव डेमो भी करेंगी। अरब सागर से लगे नकवीरी गांव में हो रही इस प्रदर्शनी में 28 और 29 मार्च को हवाई कौशल का भी प्रदर्शन होगा। और पाकिस्तान में लाहौर के गुलशन-ए-इकबाल पार्क में रविवार को हुए आत्मघाती हमले में 69 लोगों की मौत हो गई। करीब 300 से ज्यादा घायल हुए हैं। इनमें से कई लोगों की हालत गंभीर है। मरने वालों में महिलाओं और बच्चों की तादाद ज्यादा है। मरने वालों की तादाद अभी और बढ़ने की आशंका है। हमले की जिम्मेदारी तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान ने ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमले पर शोक जताते हुए इसकी कड़ी निंदा की है। रोते बिलखते लोग, अपनों को तलाशती आंखें। लाहौर के रिहायशी इलाके गुलशन-ए-इकबाल पार्क में ईस्टर के मौके पर जमा भीड़ देखते ही देखते मातम में बदल गई। आत्मघाती धमाके के बाद चारों तरफ अफरा तफरी और भगदड़ मच गई। मरने वालों में ज्यादातर औरतें और बच्चे शामिल हैं। शहर के बीचों बीच बसे पार्क में छुट्टी के दिन काफी भीड़ होती है। 22 साल दे बच्चिया ओ मेरिया निक्कियां रुत्तियां आले पुत्रा ओ एक बच्ची है 2 साल दी ओ अल्लाह साईं ओ इन ना करे खा पुत्रा। मैं तो बर्गर लगा रहा था, एकदम जोर का धमाके के बाद आई है तो समझ नहीं लगी क्या हुआ क्या नहीं हुआ। बचाव कर्मियों के साथ मिलकर सेना भी घायलों को अस्पताल पहुंचाने में जुटी है। लाहौर के सभी अस्पतालों में इमरजेंसी लागू कर दी गई है। घायलों को अलग अलग अस्पतालों में भर्ती करवाया गया है। हमले की गंभीरता के मद्देनजर पार्क के आसपास सेना तैनात कर दी गई है। लोगों से घायलों के लिए रक्तदान की अपील की गई है। लाहौर के अंदर जो अफसोसनाक वाकया हुआ है, इसको चीफ मिनिस्टर पंजाब जो है वो लम्हा जो है वो इस वक्त सारे मामलात को वॉच कर रहे हैं और इस वक्त जो है पूरी जो पंजाब हुकूमत है और उसकी तमाम एजेंसीज जो है वो मुतहरक है। तमाम हॉस्पिटल को रेड अलर्ट जो है वो जारी कर दिया गया है और डॉक्टर की छुट्टियों को मनसूख कर दिया गया है। तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के एक धड़े जमातुल अहरार ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। हमलावर 20 साल का एक युवक बताया जा रहा है। विस्फोट में करीब 10 से 15 किलोग्राम विस्फोटक के इस्तेमाल की आशंका है। पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों को निशाना बनाकर पहले भी हमले होते रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और सीरिया की सरकारी सेना ने पलमायरा शहर पर एक बार फिर से कब्जा कर लिया। रविवार को राष्ट्रपति बशर अल असद ने यह ऐलान किया कि ये प्राचीन शहर इस्लामिक स्टेट के कब्जे से छुड़ा लिया गया है और पूरी तरह सरकारी सेना के नियंत्रण में है। इधर सेना के प्रवक्ता ने यह दावा किया है कि पलमायरा की जीत
सीरिया में आईएस के खात्मे की शुरुआत है। कई दिन की लड़ाई के बाद सरकारी सेना ने पलमारा को इस्लामिक स्टेट के कब्जे से मुक्त करा लिया है। पलमारा पर सरकारी सेना और उसके सहयोगिया मिलिशिया का पूरी तरह नियंत्रण है। इस प्राचीन शहर पर कब्जे की लड़ाई में इस्लामिक स्टेट के 400 से ज्यादा लड़ाके मारे गए हैं, जबकि 180 सैनिकों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। इस जीत के बाद राष्ट्रपति बशर अल असद ने सेना की तारीफ करते हुए कहा है कि चरमपंथ के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी। इधर संयुक्त राष्ट्र ने उम्मीद जताई है कि असद सरकार पलमारा में नष्ट हुई सांस्कृतिक विरासत की मरम्मत को प्राथमिकता देगी। Encouraged and fortunate that Syrian government forces have been able to retrieve and all defeat the ISIS from Palmyra and is now able to preserve and protect these human common asset, cultural asset. And I'm also encouraged by their announcement that they will try to not only preserve and protect, they will try to restore. I hope they will be able to do that. पलमारा यूनेस्को की विश्व विरासत स्मारकों की सूची में शामिल है। मई 2015 में इस पर कब्जा करने के बाद इस्लामिक स्टेट के आतंकवादियों ने कई सांस्कृतिक धरोहरों को नष्ट कर दिया था। सितंबर 2015 में शुरू हुए रूसी हवाई हमलों के बाद से सरकारी सेना और उसके सहयोगी मिलिशिया कई बड़े शहरों पर कब्जा कर चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। सऊदी अरब के नेतृत्व वाले इस्लामिक सैन्य गठबंधन की पहली बैठक रविवार को रियाद में हुई। बैठक में 34 सदस्य देशों के अलावा 5 गैर सदस्य देशों के सैन्य प्रतिनिधियों ने भी हिस्सा लिया। बैठक में सीरिया और यमन के हालात पर चर्चा हुई। इस मौके पर सऊदी अरब के सैन्य प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल अब्दुल रहमान ने कहा कि ये गठबंधन सिर्फ आतंकवादियों के खिलाफ लड़ाई तक सीमित नहीं है। दिसंबर 2015 में सऊदी अरब ने आतंकवाद से निपटने के लिए इस्लामी सैन्य गठबंधन की घोषणा की थी। इस गठबंधन में शिया बहुल ईरान और इराक शामिल नहीं हैं। और इस बीच इराकी सेना ने मौसुल शहर पर कब्जे की कोशिश तेज कर दी है। इराकी सेना ने गुरुवार को मुखमूर इलाके में सैन्य हमले शुरू कर दिए। इसके बाद से हजारों लोग मौसुल छोड़कर जा चुके हैं। प्रधानमंत्री हैदर अल अबादी ने कहा है कि जल्द ही मौसुल शहर को आतंकवादियों से मुक्त किया जाएगा। मौसुल की आबादी करीब 7 लाख है और ये शहर 10 जून 2014 से इस्लामिक स्टेट के कब्जे में है। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डेमोक्रेटिक की उम्मीदवारी में आगे चल रही पूर्व विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन को बड़ा झटका लगा है। उनके मुख्य प्रतिद्वंदी बर्नी सैंडर्स ने वाशिंगटन समेत 3 राज्यों में जीत दर्ज कर बड़ी कामयाबी हासिल की। रविवार को अलास्का, वाशिंगटन और हवाई कॉकस में हार से हिलेरी को करारा झटका लगा। इसके साथ ही डेमोक्रेटिक की उम्मीदवारी के लिए क्लिंटन और सैंडर्स के बीच का अंतर थोड़ा कम हुआ है। बोइंग, माइक्रोसॉफ्ट और स्टारबक्स जैसी दिग्गज अमेरिकी कंपनियों का मुख्यालय वाशिंगटन राज्य में है, जहां 100 से ज्यादा प्रतिनिधि हैं। ऐसे में ज्यादातर प्रतिनिधियों के सैंडर्स के पाले में जाना हिलेरी के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। खबरें खेल जगत से। भारत T20 विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंच गया है। मोहाली में खेले गए मैच में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 6 विकेट से हरा दिया। इस मैच के हीरो रहे कोहली, जिनकी विराट और शानदार पारी ने ऑस्ट्रेलिया के 160 रन के लक्ष्य को भी बौना साबित कर दिया। अब सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला वेस्टइंडीज से होगा। कोहली की विराट पारी से भारत T20 विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंच गया है। रविवार को मोहाली में खेले गए मुकाबले में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 6 विकेट से हरा दिया। टॉस जीतकर ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। ऑस्ट्रेलिया का स्कोर पहले 4 ओवर के बाद 53 रन था, लेकिन बाद में भारतीय गेंदबाजों ने वापसी करते हुए ऑस्ट्रेलिया को 20 ओवर में 160 रन ही बनाने दिए। ऑस्ट्रेलिया की ओर से फिंच ने 43, मैक्सवेल ने 31 और ख्वाजा ने 26 रन का योगदान दिया। 161 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी टीम इंडिया की शुरुआत अच्छी नहीं रही। भारत ने 49 रन पर ही 3 विकेट गंवा दिए।
लेकिन इसके बाद कोहली ने सूझबूझ से बल्लेबाजी की और भारत को सेमीफाइनल में पहुंचाकर ही दम लिया। भारत ने ये मैच 19.1 ओवर में 4 विकेट पर 161 रन बनाकर जीत लिया। कोहली ने 51 गेंदों पर 9 चौकों और 2 छक्कों की मदद से नाबाद 82 रन की बेहतरीन पारी खेली। इस पारी के लिए कोहली को प्लेयर ऑफ द मैच भी चुना गया। I think it was an incredible innings, especially the fact that the wicket was not easy to bat on. Especially the back of the length deliveries, it was quite difficult to get it away. Especially the spinners. The good thing, I don't think they bowled too many spinners. And also to some extent he was hampered, in between, and he had a partnership. Yeah, we probably did let ourselves down a little bit in the middle overs again. That's one area that, particularly in these conditions, that we haven't done so well at consistently, and that was something that we've worked really hard on. So we probably did let ourselves down a little bit there, losing a few wickets in clumps. हार के साथ ऑस्ट्रेलिया का विश्व कप का सफर खत्म हो गया है। अब सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला वेस्टइंडीज से होगा। ये मुकाबला 31 मार्च को मुंबई में खेला जाएगा। वहीं पहले सेमीफाइनल में 30 मार्च को न्यूजीलैंड और इंग्लैंड आमने सामने होंगे। ये मैच दिल्ली में खेला जाना है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। ऑस्ट्रेलिया पर भारत की जीत के बाद से पूरे देश में जश्न का माहौल बन गया है। देश के अलग अलग हिस्सों में लोगों ने इस जीत का जश्न अपने अपने तरीके से मनाया। आपके टीवी स्क्रीन पर कुछ तस्वीरें जिसमें लोग इस जीत का जश्न अपने अपने अंदाज में मना रहे हैं। और वहीं रविवार को खेले गए T20 विश्व कप के एक दूसरे मुकाबले में अफगानिस्तान ने वेस्टइंडीज को हराकर एक बड़ा उलटफेर किया। नजीबुल्लाह जादरान की शानदार 48 रनों की पारी और आखिरी ओवर में मोहम्मद नबी की बेहतरीन गेंदबाजी की बदौलत अफगानिस्तान ने वेस्टइंडीज को 6 रन से हरा दिया। अफगानिस्तान के 123 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी वेस्टइंडीज की पूरी टीम 117 रन ही बना सकी। इस टूर्नामेंट में ये वेस्टइंडीज की पहली हार है। वेस्टइंडीज पहले ही 3 जीत के साथ सेमीफाइनल में जगह बना चुका है। और चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लागू, विधानसभा निलंबित, फैसले के खिलाफ कोर्ट जाएगी कांग्रेस, 9 बागी कांग्रेस विधायक अयोग्य करार। बैंकों के डूबते कर्ज पर सख्त केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री ने कहा किसी भी बैंक डिफॉल्टर को बख्शा नहीं जाएगा, बैंकों से लूटी गई रकम की पाई पाई होगी वसूली। पार्क में बम धमाकों से दहला लाहौर, 69 की मौत, 300 से ज्यादा जख्मी, मरने वालों में ज्यादातर ईसाई, तहरीके तालिबान ने ली जिम्मेदारी। सीरिया में आईएस को बड़ा झटका, पलमायरा पर सीरियाई सेना का पूरी तरह से कब्जा, राष्ट्रपति असद ने किया ऐलान, यूएन का शहर की सांस्कृतिक विरासत को फिर से सहेजने पर जोर। और कोहली की विराट पारी से T20 विश्व कप के सेमीफाइनल में भारत, मोहाली मैच में ऑस्ट्रेलिया को 6 विकेट से हराया। सेमीफाइनल में वेस्टइंडीज से होगा मुकाबला। और फिलहाल खबरों में इतना ही। आगे देखिए मीडिया मंथन।